विधवा की पढ़ाई। सुशील और रागिनी एक खुशहाल पति पत्नी थे। सुशील आर्मी में था। उसकी पोस्ट बहुत बड़ी नहीं थी, पर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। रागिनी, तुम बहुत समझदार हो और तुमसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि कभी अगर मुझे देश और तुम्हारे बीच चुनना पड़े तो तुम मुझे उलझन में नहीं डालोगी। मेरे लिए देश पहले है। हाँ सुशील, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगी। एक दिन पता चलता है कि रागिनी मां बनने वाली है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने इन पलों को जी रहे होते हैं, तभी बॉर्डर पर से लड़ाई का संदेश आ जाता है। दोनों उदास हो जाते हैं, पर अपना मन मजबूत करके सुशील देश सेवा के लिए निकल जाता है और रागिनी भी उसे खुशी खुशी विदा कर देती है। टीवी पर लड़ाई की खबरें देखकर रागिनी डरती रहती है और सुशील का इंतजार भी करती है। इधर धीरे धीरे उसकी डेट भी नजदीक आने लगती है। पर एक दिन वही बुरी खबर आती है जिसका डर था। सुशील शहीद हो जाता है। रागिनी का जैसे पूरा संसार उसके सामने टूटकर बिखर जाता है। कुछ ही दिनों में रागिनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब मुझे इस बच्ची के लिए ही जीना है। मैं अपने आप को टूटकर बिखरने नहीं दे सकती। वो जल्दी ही नौकरी ढूंढने लगती है। मैडम, आपने तो कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। रागिनी को जल्दी ही समझ आ जाता है कि नौकरी पाने के लिए और अपनी बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए उसे आगे पढ़ना होगा। वो जल्द ही एक शाम को इस स्कूल में दाखिला लेती है और जीविका चलाने के लिए झाड़ू पोछा करने लगती है। देखो रागिनी, तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम दिया था, पर तुमने तो हद कर रखी है। कोई काम ठीक से नहीं करती, और जब थोड़ा बहुत करती भी हो तो ये तुम्हारी बच्ची रोने लग जाती है। सॉरी मैडम, मैं आगे से ठीक से काम करूंगी। काम तो तब करोगी ना जब मैं तुम्हें काम पर रखूंगी। तुम जा सकती हो। रागिनी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे निकाल ही देती है। उधर वो स्कूल में भी ठीक से नहीं पढ़ रही होती है। बीच बीच में उसकी बच्ची रोती रहती है। रागिनी, तुम यहां से बाहर चली जाओ। तुम्हारे कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। वो वहां से भी निकल जाती है। ऐसे में उदास मन लेकर वो एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जब उसे एक विधवा आश्रम की हेड देख लेती है। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, वहां इस बच्ची की देखभाल भी हो जाएगी और तुम वहां रहकर अपनी पढ़ाई भी कर लेना। सुनीता से मिलकर रागिनी की जान में जान आती है। अरे वाह रागिनी, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, पर फिर तुमने पढ़ाई छोड़ क्यों दी थी? मैडम, बस वो पापा बीमार थे और सुशील काफी अच्छे लगते थे पापा को, तो बस इन्हीं का हाथ मांग लिया। सुनीता को रागिनी की पूरी कहानी पता नहीं थी। रागिनी उसको पूरी बात बताती है और उस मालकिन रीना के बारे में भी बताती है। अरे रीना मैडम ने ऐसा किया? मैं नहीं मान सकती, वो तो बहुत अच्छी हैं। ये आश्रम उन्हीं ने तो बनवाया है। क्या? सच? तुम मेरे साथ अभी चलो, कोई तो बात है, कुछ गड़बड़ है। दोनों रीना के यहाँ जाते हैं। रीना रागिनी को फौरन पहचान जाती है। आओ आओ रागिनी, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? और हमारा आश्रम कैसा लगा? मन लग रहा है ना वहां पर? मैडम, आपको कैसे पता? और इतनी चिंता थी तो निकाला क्यों था? अगर मैं तुम्हें झाड़ू पोछा करने से नहीं निकालती तो तुम कभी आश्रम की बेहतर जिंदगी नहीं देख पाती। मैंने ही सुनीता को बताया था कि एक औरत अपनी बच्ची को लेकर बैठी है, उसे आश्रम ले जाओ। अरे मैडम, आप मेरा अच्छा सोच रही थी और मैं जाने क्या क्या सोच बैठी आपके लिए। चलो छोड़ो, ये बताओ कि कहाँ तक पढ़ाई पूरी कर ली और अब आगे क्या करना है? मैडम, जितना स्कूल में पढ़ते अभी तो वो पूरा किया है। उससे कुछ नहीं होगा रागिनी, तुम्हें अभी और पढ़ना होगा। कम से कम इतना पढ़ो कि अपनी बच्ची का भविष्य बना सको। रीना की बातें सुनकर रागिनी कुछ साल और मेहनत से पढ़ती है और जल्द ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। धीरे धीरे उसकी बेटी सोनम भी बड़ी होती है। सोनम शुरू से पढ़ने में होशियार होती है। माँ, मैं इस बार भी अव्वल आई हूँ। ये सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बेटा, ऐसे ही तरक्की करती रहे। माँ, आपने मेरी परवरिश की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। आप अपनी पढ़ाई वापस चालू कर दो। पढ़ाई? अरे अब कैसे होगा? क्यों नहीं होगा मम्मी, मैं हूं आपके साथ। थोड़ा मैं संभालूंगी, थोड़ा आप। सोनम की बातें सुनकर रागिनी की हिम्मत बढ़ती है। वो वापस पढ़ाई चालू करने का सोचती है। माँ, एक आइडिया है, पर बोलने में थोड़ा डर लग रहा है। आप बोलो तो कह दूं? बोल बेटा, अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। माँ देखो, घर ठीक से चल ही रहा है, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, और अब आप जब वापस पढ़ने का सोच रही हो तो क्यों ना सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करो। ये सुनकर रागिनी थोड़ा थम सी जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा।
अब नहीं हो पाएगा। माँ, सब हो जाएगा। आप एक बार सोचिए, ये सब देखकर पापा कितने खुश होंगे। वो वहां ऊपर से आपको देखेंगे और आप पर कितना गर्व होगा उन्हें। वो दोनों ये बात रीना के साथ शेयर करते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुशील को तुम पर गर्व होगा। बाकी जो तुम्हें मदद चाहिए वो मैं कर दूंगी। सबकी बातें सुनकर रागिनी को काफी हिम्मत आती है। वो अब सेना में भर्ती होने का मन बना लेती है। रीना और अपनी बेटी सोनम की मदद से वो अपनी पढ़ाई चालू करती है। अब ये बात सबको पता होती है कि रागिनी सुशील की विडो है। सभी लोग उसकी काफी मदद करते हैं और घर पर कामकाज संभालने के लिए भी रीना उन्हें काया दे देती है। रागिनी पढ़ाई में दिन रात एक कर देती है। माँ, जिस हिसाब से तुम पढ़ रही हो, तुमने अपने आप को रखा है, मुझे तुम पर गर्व है। अगर आज पापा सामने होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। ये सारी हिम्मत मुझे तुम ही से मिली है। मैं तो सब रास्ते बंद कर चुकी थी। अगर तुम साथ नहीं देती, रीना मैडम सहारा न देती, तो ये सब मैं सोच भी नहीं पाती। दोनों सुशील की तस्वीर के आगे जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। पापा, ये देखो अपनी पत्नी को। आपके बिना ये कैसी हो गई थी और अब आपके लिए क्या क्या कर रही हैं। और ये आपकी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। मैं इसको क्या, ये मुझे संभालती है। जल्द ही रागिनी के एग्जाम होते हैं। उसकी सेना वाली क्लास में सभी लड़कियां उससे छोटी थीं, कुछ उससे जलती भी थीं। यहाँ इस अधेड़ उम्र के लोग भी पढ़ेंगे हमारे साथ और अफसर भी बनेंगे। हमने फालतू में इतनी मेहनत की। हम भी आराम से शादी करके और बच्चे करके आते। हाँ, मुझे तो इनके साथ ट्रेनिंग करने में भी शर्म आएगी। ऐसा लगेगा अपनी दादी के साथ खड़ी हूं। और पता लगा लड़ाई के दौरान किसी ने सामने से गोली चलाई और ये हमारी दादी जी डर के मारे ही मर गई। ये सब कहकर वो सब हंसने लगती हैं। थोड़ी देर में फायरिंग राउंड होता है। अब देखना इन दादी जी को, इनका निशाना कहाँ लगता है। पता लगा कि सर के माथे कोई चीरते हुए निकल गई इनकी गोली। वो फिर रागिनी को देख देख कर हंसने लगती हैं। धीरे धीरे सबके निशाना लगाने की बारी आती है। सपना और पूजा के निशाने काफी अच्छे लगे थे। आप पूजा, देखते हैं इनका क्या होता है। वो दोनों रागिनी को खड़े होकर घूरने लगती हैं। रागिनी जाकर अपने स्पॉट पर खड़ी हो जाती है। रागिनी का निशाना इतना सटीक लगता है कि सब देखते रह जाते हैं। सपना और पूजा उससे आंखें चुराने लगती हैं। वक्त के साथ सपना और पूजा को रागिनी की पूरी कहानी पता चलती है। वो अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा होती हैं। हमें कुछ नहीं पता था, हमने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। कोई बात नहीं, मैंने तो बुरा माना ही नहीं था, मुझे पता था बचपना है। अब वो दोनों भी रागिनी की पढ़ाई में खूब मदद करते हैं। जल्द ही सारे एग्जाम खत्म होते हैं और रागिनी सेना में भर्ती हो ही जाती है। सब लोग उसे खूब शाबाशी देते हैं। आज तुमने अपने पति की शहादत को सफल कर दिया। आज से तुम उनकी जगह पर काम करोगी। बॉनी स्कूल टीचर। साक्षी बहुत ही काबिल लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और हमेशा पहले से अच्छा करने का सोचती थी। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे। माँ, मुझे पढ़ना है आगे, पर मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं सब ऑनलाइन ही करूंगी। वजह आपको पता है। वजह यह थी कि साक्षी बॉनी थी। उसकी हाइट बहुत ही कम थी। उसे बाहर जाने में शर्म आती थी। उसे लगता था सब उसका मजाक उड़ाते हैं और असल में लोग उसका मजाक उड़ाते भी थे। कभी छोटू, गिट्टी, बॉनी, ये सब उसे बोला जाता था। अरे बेटा, तुम ऐसे लोगों की बातों को सुना मत करो। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, पर दूसरा कोई कुछ करता है तो उसका मजाक जरूर बनाते हैं। हाँ बेटा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। और तुम देखना, एक दिन जब तुम सफल हो जाओगी तो लोग सबको बोलेंगे कि हम साक्षी को जानते हैं। पर साक्षी के मन में हीन भावना बैठ चुकी थी। वो लोगों का सामना करने से डरती थी। नहीं पापा, मैं ऑनलाइन ही करूंगी। उसकी परेशानी को समझते हुए उसके पापा मम्मी आखिरकार मान ही गए। साक्षी ने ऑनलाइन क्लासेस चालू करके पढ़ाई चालू करी। उसका अच्छा सर्कल बनने लगा। अरे, हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। चलो ना, मिलते हैं कभी। हाँ जरूर, बोलो कहाँ चलना है। साक्षी, तुम भी कुछ सजेस्ट करो। अरे तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? चलो ना, मजा आएगा। अरे हमारे घर पर पूजा है। अरे तो फिर तुम हमें नहीं बुलाओगी? साक्षी को उनसे मिलने में शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो भी उसका मजाक बनाएंगे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम बोलकर डिस्कनेक्ट कर देती है। ये बात फिर यहीं खत्म हो जाती है। कुछ दिनों में साक्षी की पढ़ाई खत्म हो जाती है और अब उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगते हैं। सर, आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले लीजिए। देखिए मैडम, इंटरव्यू ऑनलाइन ले भी लूंगा तो स्कूल में पढ़ाने तो आना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, वो देख लेंगे, आप पहले इंटरव्यू लीजिए।
साक्षी बाहर जाना ज्यादा से ज्यादा टालती थी। उसका ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो गया और उसका टीचर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन भी हो गया। अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अब मैं कैसे बचूंगी? लोगों से तो नजरें मिलानी ही पड़ेंगी। वो सब कुछ सोचकर इतने समय की मेहनत को ध्यान में रखते हुए कॉलेज जाती है। सब उसको अजीब तरह से देख रहे होते हैं, पर वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती। इतनी देर में उसी कॉलेज में नीरज और अनुपमा भी दिखते हैं। वो उनको देखकर रास्ता बदल देती है और कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। तभी नीरज और अनुपमा भी वहां आ जाते हैं। अरे, इनसे बच रही थी, ये यहाँ भी आ गए। हे भगवान, कुछ ऐसा करना कि ये दोनों मुझे देखें ही ना। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को भी यही कॉलेज मिला है। हे भगवान, प्लीज ऐसा मत करना। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे नीरज देख लेता है। अरे हाय साक्षी, अरे तुम यहाँ? तुमने भी यही कॉलेज ज्वाइन किया है? साक्षी कुछ जवाब देती है उससे पहले उसके दिमाग में ये बात आई कि इसने मुझे बिल्कुल अजीब तरीके से नहीं देखा। अरे तुम यहाँ? मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तुम भी यही हो? चलो, मजा आएगा। अरे अनुपमा भी यही है। अब हम तीनों ही एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। इतनी ही देर में अनुपमा भी आ जाती है। वो काफी सुंदर सी लंबी लड़की होती है। ये तो पक्का कुछ अजीब बोलेगी, ये खुद ही कितनी सुंदर है। हाय साक्षी, आखिरकार तुम मिल ही गई। हम तीनों एक साथ रहेंगे। नीरज और अनुपमा तो साक्षी से मिलकर बहुत खुश थे। साक्षी को भी खुद में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था, क्योंकि नीरज और अनुपमा ने उसे बिल्कुल अलग निगाह से नहीं देखा। अगले दिन से क्लासेस लगती हैं। जैसे ही वो क्लास में घुसती है, शोर मचाते हुए बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हंसने की आवाजें आने लगती हैं। साक्षी हर चीज को नजरअंदाज करके पढ़ाने में लग जाती है। उसको बोर्ड थोड़ा ऊपर पड़ रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे कोई कुर्सी लगाओ रे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई है भी या क्लास में या नहीं। साक्षी के कानों में सब पड़ रहा होता है, फिर भी वो अपना आपा नहीं खोती। चलिए, आज हम सब पहले थोड़ी बातें करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी हाइट काफी कम है। ये मेरी मर्जी से नहीं है, बस मेरे जन्म के समय काफी परेशानियां आई और इसीलिए मैं आपके सामने इस हाल में हूं। ये सुनकर सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर पीछे से आवाज आती है, गिट्टी। साक्षी चुपचाप क्लास से बाहर आ जाती है। और कैसा रहा आज का पहला दिन? भाई मुझे तो मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा। अनुपमा के आते ही तीनों चाय पीते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। घर पर माँ, मैं कल से नहीं जाऊंगी पढ़ाने। सबने मेरा काफी मजाक उड़ाया। बेटा, अपनी कमियों से लड़ना और उनको फेस करना सीखो। अपने पापा की बात सुनकर वो फिर अगले दिन जाती है। जब वो क्लास में जाती है तो देखती है कि किसी ने ब्लैक बोर्ड के पास एक सीढ़ी रख दी थी और एक बच्चों वाला ब्लैक बोर्ड भी। पीछे से फिर आवाज आती है, अरे कोई आया क्या क्लास में? ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा भाग आया है। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। साक्षी फिर हर चीज को नजरअंदाज करके पढ़ाने लगती है। जैसे ही वो धीरे धीरे पढ़ाती है, क्लास अपने आप चुप होने लगती है और सब नोट करने लगते हैं। साक्षी ये देखकर मन ही मन खुश होने लगती है। आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए, मुझे कुछ पढ़ना है। लगता है हाइट बढ़ाने की विधि पढ़ रही है मैम। सब धीरे धीरे हंसने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल क्लास में आती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। लगता है इस पौनी टीचर को हटाने आई है प्रिंसिपल। तभी प्रिंसिपल साक्षी की ओर बढ़ती हैं। साक्षी, वो मुझे आपसे एक टॉपिक पढ़ना था जिसके बारे में मैंने आपसे कल बात की थी। मैंने सुना है आपको स्कॉलरशिप मिली थी जब आपने टॉप किया था। हाँ, उसी टॉपिक में टॉप किया था। ये सुनकर सब एकदम शांत हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। अपना पढ़कर थोड़ी देर में प्रिंसिपल भी वहां से चली जाती हैं। साक्षी को लेकर बच्चे अब थोड़े थोड़े संजीदा होने लगे थे। मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं, इनको कितनी नॉलेज है। हाँ, पढ़ाती तो अच्छा है। साक्षी का आत्मविश्वास बढ़ने लग गया था। अब वो अच्छे से तैयार होकर जाती थी और सबकी आंख में आंख डालकर बात करती थी। स्टूडेंट्स भी उसे अच्छे से पहचानने लगे थे। उसे जल्दी ही सब्जेक्ट का HOD बना दिया जाता है। एक दिन उसी कॉलेज में एक और बौना टीचर आता है। उसके साथ भी वही सब होता है, उसके साथ ज्यादा होता है। जैसे ही वो साक्षी को देखता है, उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। नमस्ते, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। आपको परेशानी नहीं हुई? मतलब जैसे कि मैं और आप। हाँ, मैं समझ गई। आई थी सर, काफी दिक्कत आई थी। मैं ही जानती हूँ मैंने क्या क्या सुना है, देखा है, पर अपनी काबिलियत पर विश्वास रखा और आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे सबके मुंह अपने आप बंद हो गए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है अंदर जाने की। चलिए सर, मैं चलती हूँ आपके साथ। साक्षी सर का साथ देने के लिए एक बार उनके साथ उनकी क्लास में जाती है।
वहां भी वही सीढ़ी और छोटा ब्लैक बोर्ड रखा था, पर साक्षी को देखकर बच्चे उसे हटा देते हैं और क्लास में शांति हो जाती है। थोड़े दिन में सचिन भी वहां एडजस्ट हो जाते हैं। एक दिन, सचिन और साक्षी, एक कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल से आप दोनों जाओ। हम? हाँ, आप दोनों ही जाओगे। आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो। कंपटीशन में भी जब वो दूसरे कॉलेज जाते हैं, बच्चे उनका खूब मजाक बनाते हैं, पर जब वो बोलना चालू करते हैं, धीरे धीरे सबको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। रिजल्ट आने पर वो दोनों जीत भी जाते हैं। फिर आती है स्पीच की बारी। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये हमारी कदकाठी हमारी मर्जी से नहीं है। हमने अपने इस रूप को अपना लिया है। जब मैं कॉलेज में आई, मेरे साथ काफ़ी मजाक किया गया, पर मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा था। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब सर आए, उनका भी मजाक बनाया गया। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सब करना बंद कीजिए। इंसान को उसकी काबिलियत से परखिए, ना कि कद काठी से। ऐसी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वो दोनों ट्रॉफी लेकर कॉलेज आते हैं और उनका खूब स्वागत होता है। इतनी हिम्मती और समझदार लड़की को देखकर सचिन भी उससे शादी का फैसला कर लेता है और दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं।